नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस विस्तृत चर्चा में और बिहार चुनाव को लेकर के आज दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गए हैं। अब मतदान का इंतजार है। परसों मतदान होना है दूसरे चरण का और उसके बाद फिर 14 तारीख को मतगणना होनी है। द स्क्वायरल्स और ब्रेकिंग ट्यूब के इस ज्वाइंट प्रसारण में, लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों से जो है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। राजेंद्र देव मेरे साथ मौजूद है, देश के जाने माने एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट। लगातार अलग अलग संस्थाओं में हमने उनकी सेवाएं देखी हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी लगातार वो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके के विषयों पर दस्तक देते रहते हैं। राजेंद्र भाई, स्वागत है आपका। और जो रोल मेरा बना है वो पहले आप कंटिन्यूअस रोल तो आपका ही हुआ करता है। स्वागत है आपका। आप बिहार भी जाकर के आए हैं, क्या कुछ फीडबैक बिहार से आपको रहा है? उसके बाद फिर हम आगे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। शुक्रिया भाई अवनीश भाई, बड़ा शानदार इंट्रोडक्शन दिया आपने। और आपके इंट्रोडक्शन से ऐसा लगा कि मुझे अभी एंकरिंग में ऐसे इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है या पड़ेगी आगे। बहरहाल, बिहार की जहां तक आपने बात की, मैं चूंकि रहने वाला ईस्टर्न यूपी का हूँ, जिस जिले का हूँ वो बिल्कुल बिहार की सीमा से लगता है। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे मित्र बिहार से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जो पश्चिमी बिहार का वो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसकी पल्स जो है वो पता चलती रहती है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही खेमों के जो जो प्रोटेगनिस्ट हैं, जो समर्थक हैं, जो कैडर है, वो बहुत उत्साहित है। और दोनों को ही लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है। कमाल की बात यह है, दोनों एकदम कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, कोई डाउट नहीं। यही बात साबित करती है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प है अवनीश भाई। अगर सारे पक्ष जो खेल रहे हो मैच, वो अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट है कि ना हम ये मैच जीत रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मजेदार मुकाबला हो रहा है, और हो भी रहा है। आप देखिए, पहले फेज में जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, वो इतिहास की सबसे बड़ी वोटिंग। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसमें जो एसआईआर ने जो वोट माइनस किए हैं, इसकी वजह से ये परसेंटेज फिगर बढ़ गया है। उतने ही वोट पड़े लेकिन फिगर बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। वोट लोगों ने किया है, अच्छी संख्या में किया है। जो लोग छठ के लिए वहां पर पहुंचे थे वो रुक गए, उन्होंने वोट किया है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि महागठबंधन का वोटर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी ताकत से निकला है। एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है और प्रो इनकम्बेंसी भी काम कर रही है, और ये दोनों अपोजिट फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है अवनीश भाई के, और अगर दो इतनी बड़ी फोर्सेस काम तादाद में करी तो वोट पड़े। कोलिजन होना चाहिए था। बिहार हाँ, में बहुत कोलिजन है। टकराव और हिंसा की ऐसी कोई खबर मतदान के दिन तो कम से कम नहीं आई। तो ये लगता है कि कहीं एक तरफ उत्साह था और दूसरी तरफ जो है वो उदासीनता थी। ये तो मतलब मोटा मोटी आपकी ही परिभाषा से समझा जा सकता है। नहीं, वो कोलिजन वोटिंग करने के लिए था, वोट करवाने के लिए था। अच्छी बात यह है कि वो किसी कंफ्लिक्ट में, किसी हिंसा में, किसी बवाल में तब्दील नहीं हुआ। वो कैडर्स का वोट करवाने के लिए उत्साह था कि हमारे लोग, हमारा वोटर पहुंचे पोलिंग बूथ तक, और ये अच्छी बात है। दैट्स अ गुड नहीं, ठीक साइन फॉर है। डेमोक्रेसी। राजनीति में चुनाव में उत्साह होना चाहिए। जी, और इसी प्रकार का उत्साह होना चाहिए, ना कि तलवार लाठियां लेके निकल जाए, बंदूकें लेके निकल जाए कि तुमको खत्म कर देंगे। नहीं, वोट दिलवाने और देने का ही उत्साह होना चाहिए, और ये अच्छी खबर है। ये चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से भी अच्छी खबर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के भी दृष्टिकोण से अच्छी खबर है, और बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है। अब रही बात कि किसका वोटर निकला और किसका नहीं निकला, देखिए वोटर तो दोनों का ही निकला है, और मुकाबला दिलचस्प है अवनीश भाई। वोटर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये कि दिलचस्प रिजल्ट हो सकते हैं। और जो तमाम अनुमान थे कि एक तरफा मुकाबला होगा और एनडीए पावर में आ जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरफा नहीं है, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है, और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ठीक बात है। हमारे साथ प्रदीप आनंद भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभी आप बिहार में ही मौजूद हैं या फिर अभी घूम करके आए हैं आप? नहीं, सबसे पहले नमस्कार आप दोनों लोगों को। मैं 48 विधानसभा सीटों पर मैं गया था, और उसमें सारण की कुछ सीटें हैं। फिर पूर्ववर्ती अगर बात करें, सबसे ज्यादा मैंने अगर देखा तो पूर्वांचल, जो मतलब बिहार का पूर्वांचल है, मोकामा का जो क्षेत्र है, वहां पे मैं रहा। और सारण और पश्चिमी चंपारण में मैं रहा, और ये 48 विधानसभा सीटों पर मैं घूम के आया हूँ।
अभी आज ही मैं आया हूँ, तो आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं सर। नहीं ठीक है, सवाल मेरा बस पहले तो पहला सवाल यही होगा कि घूम कर आए तो क्या माहौल दिखा, कैसी राजनीति दिखाई पड़ी और कहाँ पर कड़ा मुकाबला है, कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है? बिल्कुल, 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। पहली बात ये है कि जो बिहार में जो महिलाएँ हैं, जो महिला वोटर हैं, चाहे हम यूथ की बात कर लें या फिर प्रौढ़ की बात करें, ये सभी वोट एक साथ एनडीए को गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने छुपे हुए कैमरे, हाइड कैमरे से भी पूछा, जिस दिन पहले फेज की वोटिंग हुई थी, पूछा था लोगों से, और महिलाओं का ये कहना था कि 6 बजे के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करता, हम्म, इसका उदाहरण दिया कि 6 बजे के बाद हम्म, हम लोग कभी किसी मार्केट में नहीं जाते थे, लेकिन इन 10-15 वर्षों में ये एक जो अराजकता का माहौल था वो दूर हुआ। चौराहों पे जो रंगदार देख के लड़के खड़े हुआ करते थे वो दूर हुए, वो मतलब उनके अंदर कानून का खौफ आया। तो पहली बात ये रही कि जो महिलाएं और जो यूथ महिलाएं हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उन्होंने एनडीए को वोट किया है। दूसरा, देव साहब की बातों से मैं सहमत हूँ, जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, वो चूंकि इस बार का जो चुनाव इलेक्शन आया है वो ठीक छठ के बाद आया। छठ बहुत बड़ा पर्व है, और कल जितनी जनता आई थी 70% जनता भी वापस नहीं गई है। वो रुकी हुई है, और सिर्फ इसीलिए कि कई वर्षों बाद उनको फिर से ये मौका मिला है अपने वहां वोट करने का, तो वो वोट करके गए हैं। अब उन वोटों में सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे वोट हैं जो गुजरात से चल के गए हैं, मुंबई से चल के गए हैं, उत्तर प्रदेश से चल के गए हैं, और वो जो वोट है वो तेजस्वी यादव के नहीं है, वो मोदी के वोट है। ये स्पष्ट रूप से वहां पे मतलब दिख रहा था। तो ये जो वृद्धि हुई है अचानक, ये जो यूथ, जो महिला यूथ वोटर है, और ये जो वहां पर प्रवासी जो बिहारी हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनकी संख्या है। और जो वहां के राजनीति की बात करें, जो अपर कास्ट के लोग हैं, या फिर यूं कह लीजिए जो मतलब वहां पे सवर्ण कैटेगरी है, उन्होंने एक अपना रास्ता बना के रखा है। वो सीधे सीधे भाजपा मोदी का जो है चेहरा देख के वो कर रहे हैं। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो भी, जो बनिया समाज है, मतलब जो व्यापारी वर्ग है, वो भी मोदी को वोट कर रहा है। जो निचले तबके के लोग हैं, खासकर से जो दलित वोट है इस बार, वो काफी निर्णायक साबित होने जा रहे हैं बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और उनका वोट साइलेंट है, उन्होंने कैमरे पे भी नहीं बताया और हिडन कैमरे पे भी नहीं बताया। तो एक तरह से जो वहां की राजनीति है वो अभी फिलहाल किस करवट जाएगी ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जनसुराज से लोगों ने उम्मीद लगाई थी, जिस तरह से प्रशांत किशोर से लोगों ने उम्मीद लगाई थी, प्रशांत किशोर उस लायक फिट बैठ नहीं पाए। तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। तो जो काम उनको करना चाहिए था उन्होंने ढंग से नहीं किया है। इस हिसाब से एनडीए बनाम राजद, मतलब महागठबंधन की लड़ाई वहां पे है। ठीक है, ये तो खैर दिखाई पड़ रहा है कि लड़ाई बहुत हद तक सीधी है। राजेंद्र भाई, ये जो फीडबैक प्रदीप घूम करके आए हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से, इनका अपना फीडबैक है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जैसे बिहार में 2-3 तरह के नैरेटिव देखने को मिल रहे हैं। एक नैरेटिव इस तरीके का है कि प्रशांत किशोर, ठीक है कि उनका इलेक्शन पहले ही हाइप हो गया और उसको मतलब हाइप पहले मिल गई और अलग तरीके की उनकी कोशिश थी, लेकिन चूंकि लड़ाई सीधी और आजकल तो पूरे देश में आप जहां भी जाइए वहां पर दो अलग अलग महागठबंधन, गठबंधन जो कह लीजिए, मतलब दो अलग अलग ध्रुव आपस में लड़ रहे हैं राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों के स्तर पर भी। अब जब बिहार में भी एनडीए ने भी एक बड़ा कुनबा गठबंधन के साथ जुटाया, वैसे ही महागठबंधन ने भी जुटाया। इसके बाद ये कहा गया कि अब प्रशांत किशोर की जो भूमिका है, उनके कैंडिडेट्स का चयन है, ये बात तय करेगा कि वो किसके लिए बी टीम का काम कर रहे हैं। और फिर उसमें कई तरह के विरोधाभास आए। कहीं आया कि वो महागठबंधन को नुकसान कर सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके, या ओबीसी के या उसी कास्ट के वोटर्स खड़ा कैंडिडेट खड़ा करके, या फिर वो सवर्ण मतदाता, चूंकि वो खुद सवर्ण है, तो मे बी कि वो तमाम सारी ऐसी सीटों पर जहां पर सवर्ण बहुल सीटें हैं या उनका ज्यादा डोमिनेंस है, उन जगहों पर कुछ अच्छे सवर्ण कैंडिडेट निकाल करके ले आए, या जो इन पार्टियों से नाराज हो उनको भी कैंडिडेट बनाए और उनको वहां पर अगर मौका देते हैं वो, तो वो बीजेपी गठबंधन को नुकसान कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की ये जो भूमिका कही गई, गढ़ी गई, बताई गई, वोटिंग के पहले चरण में क्या हुआ और दूसरे चरण में आपको क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा ये बिंदु उठाया आपने, और ये निर्णायक होने वाला है। प्रशांत किशोर का बिंदु जो है, पॉइंट, ये इस चुनाव पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है।
आज से 4-5 महीने पहले जब वो ज्यादा सक्रिय हुए थे, तब ऐसा लग रहा था कि बड़ा साइजेबल, बड़ा सब्सटैंशियल इंपैक्ट उनका रहेगा इन चुनाव पर और वो एक फोर्स के रूप में उभरेंगे। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऐसा लगा कि उसमें उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कमजोर होती चली गई और वो गुब्बारा जो फूला हुआ था वो पिचकता शुरू हो गया। सही बात है, अभी जो कह रहे थे प्रशांत कि वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुझे पहले फेज से ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे है उनका प्रदर्शन और हो सकता है कि जमानत कई जगहों पर उनके कैंडिडेट्स की जब्त हो जाए। लेकिन अगर वो कहीं पर वोट बटोरेंगे तो किसको नुकसान करेंगे, ये की क्वेश्चन है। और मुझे लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि जैसी पॉलिटिक्स उन्होंने की है, जैसे कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारने का प्रयास किया है और जो लोग मैदान में हैं उनके तरफ से, उनके सिंबल पे, वो एनडीए को ज्यादा डैमेज करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस किस्म के लोगों को, जिस किस्म के चेहरों को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैसेज वो देना चाहते हैं पॉलिटिकल, वो सब अगर आप कंबाइन करके देखें और जमीन पर जो उनका मैसेज गया है उसको पढ़ें, तो मेरी जो सामान्य सी पॉलिटिकल समझ है, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट भी नहीं कहता हूं पॉलिटिक्स का, मैं कोशिश करता हूं समझने की, वो ये कह रही है कि वो ज्यादा नुकसान एनडीए को करने वाले हैं अगर कहीं भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो। अवनीश भाई, नहीं, पर आपको क्या लगता है कि मतलब प्रशांत किशोर पहले चरण में ज्यादा प्रभावी दिखेंगे या दूसरे चरण में वो ज्यादा प्रभावी दिखने वाले हैं? नहीं, जो पहला उनको चरण दिखना तो हो था वो चुका है। दिख चुके हैं अवनीश भाई, उनको जो दिखना था वो दिख चुके हैं। नहीं नहीं, मैसेज जा मैं उस चुका है वोट जमीन पर परसेंटेज के कि वो इम्पैक्ट अच्छा की बात कर प्रदर्शन रहा नहीं हूँ। कर रहे हैं। मैं उस वोट बैंक के उस प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि वो 5%, 4%, 3% वोट पाते। देखिए बिहार में इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तब चिराग पासवान एक अलग जो है एनडीए से अलग होकर के इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के रिजल्ट के बाद ये कहा गया कि करीब करीब 30 से 40 सीटों पर या करीब 25-30 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचा और जेडीयू के उम्मीदवारों को एक तरीके से उनकी जो है नैया डुबो दी। अब जब वो एनडीए के साथ आ गए, जो परिवर्तन पिछली बार से हुआ वो एनडीए के साथ आ गए और मुकेश सहनी जो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनकी पार्टी चोरी हो गई उनसे, यानी उनकी पार्टी के सारे विधायक उधर चले गए और वो जो है राह देखते रह गए, वो किनारे रह गए। लेकिन ये कहते हैं कि उनके पास भी एक थोड़ा वोट बैंक है जो उनको फॉलो करता है। अब वो कितना है, वो गठबंधन के साथ एडजस्टमेंट के बाद कैसा होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब वो जुड़ गए महागठबंधन के साथ, तो यानी चिराग पासवान का उधर जाना और मुकेश सहनी का महागठबंधन की तरफ आना, ये दो बड़े परिवर्तन उस समय से हुए। और तीसरा फिर असर हुआ प्रशांत किशोर कि प्रशांत किशोर इलेक्शन में आए और सभी 243 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट, मतलब सबसे ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने खड़े कर दिए। अब लड़ने को तो आम आदमी पार्टी, बीएसपी बहुत लड़ रही है, लेकिन जो इनकी रैलियों में इंपैक्ट है, जिनके पास कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपनी सभाएं की है, रोड शोज किए हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम वो ठीक है कि उनके भी 3-4 कैंडिडेट जो है वो पीछे विड्रॉ किए या सपोर्ट कर दिए अपोजिशन को, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन पिछली बार 2020 और इस बार के चुनाव में है। बाकी सब लगभग सारी चीजें एक जैसी हैं। जंगल राज का खौफ दिखाना वो भी वैसे ही कायम है, वैसे ही कायम है रोजगार की बात करना, वैसे ही कायम है बिहार में जो है घुसपैठियों और पलायन का मुद्दा, और वैसे ही कायम है बिहार के अंदर 15 साल 20 साल पुरानी सरकार और नीतीश कुमार का पुराना होना। दो बातें अगर नहीं बदली हैं तो एक नहीं बदला है कि नीतीश कुमार को न पक्ष बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है न विपक्ष बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है वो, लेकिन पक्ष के भी नेता वो नहीं है खुल करके और विपक्ष के नेता तो नहीं ही है। तो ये जो बदलाव बिहार के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, और अब महागठबंधन इस बात के साथ है कि ठीक है तेजस्वी यादव को हमने घोषित कर दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब जब दूसरा चरण आता है और दूसरे चरण में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुझे लगता है लगभग 123 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 121 पर तो चुनाव हो गया, 122 पर करीब चुनाव होना होगा, 243 सीटें हैं बिहार के अंदर। आपको जाना भी है, इसलिए मैं जरा प्रदीप भाई राजेंद्र जी को पहले जरा फ्री करना चाहता हूँ, क्योंकि इनको भी कहीं जाना है। तो जो है बिल्कुल। आपका विश्लेषण क्या कहता है कि इस बार ये जो
तराजू के दो पलड़ों में ये जो चेंजेस आए हैं, बदलाव हुआ है, ये बदलाव बिहार की पॉलिटिक्स को कितना प्रभावित करने वाला है? नहीं, बदलाव बिहार की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, इनफैक्ट कर चुका है। पहले चरण के बाद से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर फैक्टर दूसरे चरण में और ज्यादा कमजोर होगा। कमजोर तो वो वोटिंग के पहले ही हो रहे थे और हो चुके थे, लेकिन जो कुछ भी उनकी हवा, जो कुछ भी उनका वातावरण था, वो पहले चरण की वोट के बाद से अब जब परसों वोटिंग होगी तो वो बहुत कम हो जाएगा। वो मैं फैक्टर अब दूसरे चरण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दो आपने तुलना की है नीतीश कुमार के बारे में और चिराग पासवान के बारे में और मुकेश सहनी की पार्टी के बारे में, देखिए ऐसा है कि महागठबंधन इस मामले में चुनाव के पहले बहुत कमजोर लग रहा था। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया जा रहा था और चीजें बड़ी गड्ढमड्ढ लग रही थी। कांग्रेस की वहां पे जो लोकल यूनिट है उसका बड़ा विरोध दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सीटों पर ये आपस में टकराएंगे, खुलकर टकराएंगे और कई सीटों पर छुप के टकराएंगे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की अवनीश भाई कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया, महागठबंधन की स्थिति पहले से बेहतर हुई और ऐसा लग रहा था कि जो बिल्कुल हाशिए पर जा रहा है या एनडीए की स्वीप का मौका बन रहा है, वो ऐसा नहीं बना। वो वापस आए हैं गेम में, वो खेल में वापस आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं और पहले भी कह रहा था कि एनडीए के बारे में जो मेरा स्पष्ट मत था, दिख रहा था लोगों की बात से कि वो पावर में वापस आ रहा है किसी भी तरीके से, वो अब चुनाव के करीब आने के बाद और पहले चरण की वोटिंग के बाद बिल्कुल पुख्ता रूप से अब ये मामला बहुत टाइट है। दिस इज वेरी क्लोज। मैं एकदम आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने पहले फेज में एनडीए को ज्यादा डैमेज किया है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एनडीए के लिए राहत की बात यह है कि मैसेज ये चला गया है, अभी जो प्रदीप कह रहे थे कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे या उनके कैंडिडेट जमानत जब्त हो रही है, तो ये मैसेज चला गया है ग्राउंड पर कि प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेकेंड फेज में प्रशांत किशोर का फैक्टर और कमजोर होगा। इससे एनडीए को थोड़ी राहत की सांस मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें और जोड़ दूं मैं, अगर आप उसके बाद आपका समय हो गया होगा तो मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक जो चीज दिखती है बिहार के चुनाव में, मुझे कोई ये भी कह रहा था, कुछ जर्नलिस्ट से मेरी बिहार की बात हो रही थी, उनका कहना था कि दो चीजें और चल रही हैं जो जब तक परिणाम नहीं आएंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये इसका प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। और उनका कहना था कि ये जो आशंका है ना, जैसे महागठबंधन में पहले आशंका क्या थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, या जैसे आखिरी दौर में हम और यानी जो मांझी जी की पार्टी थी और मुकेश सहनी की पार्टी ने आखिरी मोड़ पर जाकर के जो है रिश्ते खत्म किए थे महागठबंधन के साथ 2020 के चुनाव में, और अचानक जो है वो सीट शेयरिंग में कुछ झगड़ा हुआ और ये लोग एनडीए की तरफ आ गए। एनडीए ने उनको सीटें दी और करीब 10 सीटें वो जीत करके भी आ गए। और वही डिफरेंस रहा दोनों गठबंधनों के बीच में, अंतर तो 1% का भी नहीं था, 1% से भी कम का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में था। अब जब ये स्थिति आ गई और उस स्थिति के बाद आज की स्थिति जो राजनीतिक स्थिति आई है, जो बात लोग ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने भी थोड़ा होमवर्क किया। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो नीतीश कुमार 2020 में समाप्त माने जा रहे थे, बोझ माने जा रहे थे, जिनको बैगेज माना जा रहा था, वो नीतीश कुमार आज लगेज में कन्वर्ट हो गए। एनडीए के लिए बैगेज नहीं रह गए, अब वो लगेज हैं। आपको मुझे मतलब आज मैंने अभी देखा बीजेपी के मुख्यालय में और उनके कंट्रोल रूम में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई है। बीच में वो होर्डिंग से गायब थे, अपनी पार्टी के नेता उनके होर्डिंग नहीं लगा रहे थे। उनको लगता है मोदी के नाम पर चुनाव जीतना है, मोदी के नाम पर चुनाव बनाना है, नीतीश कुमार के नाम पर क्या बनेगा। अब बीजेपी के दफ्तर में उनका आपको जो है होर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो जो बैगेज से वो लगेज में कन्वर्ट हो गए। और एक होमवर्क और भी कर रहे हैं, क्योंकि जो परसेप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जेडीयू की सीटें बढ़ रही। उसके दो कारण, एक तो ये कि भाई ठीक है नीतीश कुमार से कोई नाराजगी भी होगी तो वो थोड़ी सिंपैथी में है, और ये भी लगता है कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव है एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए। दूसरा, उनका अपना जो इंटैक्ट वोटर है, जो उनका अपना ईबीसी ओबीसी का समाज है, वो उनको
ही आगे रखना चाहता है कि हमारा ये नेता है, उसकी छवि अच्छी है, उसने बिहार को एक स्तर तक पहुंचाया है, ठीक है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो तीर पर तो वोट डाल रहा है, लेकिन इस आशंका में कि कहीं उसके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, उसके साथ शिवराज सिंह चौहान ना हो जाए, इस आशंका में वो बाकी सीटों पर अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो गया है। और इस पर कार्डर बेस पर काम हुआ है, क्योंकि जेडीयू तो 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और स्पेशली इलाज करने की कोशिश हो रही है चिराग पासवान की। ये कहा गया कि लगभग सभी 29 सीटों पर जेडीयू की ये कोशिश है कि चिराग पासवान को 2-4 सीटों के लिए भी मोहताज कर जीतने के लिए। अब ये नैरेटिव ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ कुछ मैसेज मैंने भी देखे हैं कि उसमें है कि तीर छाप पर वोट डालो वरना लालटेन और उस पर डालो। ऐसे कुछ मैसेज खासतौर पर उस सेक्शन में जिसका प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर नीतीश कुमार करते वहां देखने को मिला, और उसने मुझे थोड़ा चौंकाया भी। अभी मैं इसके बाद आपके बाद प्रदीप से पूछूंगा ये सवाल कि आखिर वो क्या देख करके आए और ये क्या काम कर रहा है। आपका क्या विश्लेषण है इसको लेकर, पहले आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात ये अंडरलाइन की। ये बात चर्चा का विषय बनी थी और ये बात चर्चा का विषय है भी। और जेडीयू का जो वोटर है वो चिराग को सबक सिखाना चाहता है, एक उसका ठीक ठाक एक चंक है, क्योंकि जो भी बयानबाजी हुई, जो मंसूबे दिखाए चिराग पासवान ने खुलकर एकदम स्पष्ट सतह पर, उसका मैसेज यही गया है जो आप बता रहे हैं। और ये जो आशंका आप जता रहे हैं, इसका कुछ फीसदी भी अगर ग्राउंड पर कन्वर्ट हो गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी भयावह स्थिति बन सकती है चिराग के लिए। और सिर्फ चिराग के लिए नहीं, कि बीजेपी के लिए क्या बन सकती है। जी, मैं वही उसी पर आ रहा था कि बीजेपी और एनडीए के लिए क्या स्थिति बन जाएगी। इसका आकलन करना जो है ना इस वक्त बड़ा कठिन है। हो सकता है जब रिजल्ट आए और उसका डेटा आए सीट वाइज, तो जहां जहां पे आपको चिराग के उम्मीदवारों की स्थिति दिखाई देगी ना, उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट होगी जो अभी आप बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। और ये सवाल जो आपने उठाया है, ये बिहार की राजनीति को समझने वाला व्यक्ति जो गहराई से समझता है, वो इस सवाल पर आज मंथन कर रहा है। अगर ये भी है आशंका क्योंकि सही साबित होती है, 2020 में चिराग ने इसी पैटर्न पर काम किया था। लोग कहते हैं बीजेपी ने उनको प्लान किया था कि आप जेडीयू को जो है वो साइज्ड करो, लिमिटेड करो, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा नीतीश कुमार को। ये मुझे लगता है प्रदीप अभी ग्राउंड पे आए हैं, एक बार जरा उनका छोटा सा कमेंट ले लीजिए, मैं सुनूंगा और फिर फाइनल रिमार्क दूंगा। प्रदीप, आपको क्या लगता है जो बात है, ये नैरेटिव है, ये किस तरीके से ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना था, बहुत ही सही कह रहे हैं आप। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने ये मतलब ऐसा डिजाइन किया है कि चिराग पासवान सिमट के रह जाएं। उनकी जो शक्ति है उसको बिहार में कम करने की कोशिश की गई है, ताकि वहां पर जनता दल यूनाइटेड जो है वो एक बार फिर से अपने उसी रॉ और उसी अंदाज के लिए, जिस अंदाज के लिए वो जाना गया था आज से 20-25 साल पहले, जिस तरह से उसके अंदर एक लहर थी, उसी लहर को पैदा करने की कोशिश की गई है। मैं बिल्कुल सहमत इन बातों से, क्योंकि तमाम ऐसे सीट हैं जहां पर ये चिराग पासवान के प्रत्याशी तो हैं, एनडीए के समर्थन में वो प्रत्याशी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े काडर के नेता हैं, उन्होंने ना ही वहां पर कोई जनसभा की है और ना ही बूथ लेवल पे कोई मेहनत की है। वहां पर सिर्फ बीजेपी और चिराग पासवान, इन दोनों ने मेहनत किया है। जनता दल यूनाइटेड वहां से सिफर रहा है, मतलब शून्य रहा है। तो मैं छीन के भी मिली है, कुछ सिटिंग सीटें जनता दल यूनाइटेड की छीन के भी चिराग को मिली। जी, इंटरेस्टेड है ये बहुत। मतलब आप बोलते रहिए प्रदीप, आप बोलते रहिए। हाँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है ये कि जिस तरह से चिराग पासवान पिछली बार उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखा दिया था और एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की थी, और उसी कैटेगरी में, चूंकि देखिए अब नीतीश कुमार के साथ जो उनका थिंक टैंक है वो एक बड़े आकार के रूप में है। पहले क्या था कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए जनता दल यूनाइटेड का जो विचारधारा थी वो बनती थी एक बंद कमरे में, लेकिन चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड ने पूरी रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत उन्होंने अपनी पूरी जो है चाल चली है, और उस चाल पर वो कहीं ना कहीं एकदम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नरकटियागंज की बात करता हूँ, ये पश्चिमी चंपारण की सीट है। वहां पर एक जो सीट है चनपटिया
चनपटिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मनीष और कश्यप उसके वाली सीट ठीक क्या बगल, आप बता रहे हैं? हाँ मनीष कश्यप, वो उसके ठीक बगल में जहाँ पे रश्मि वर्मा जो परंपरागत वहाँ पे कई वर्षों से जो है मतलब रही है भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ, वहां पर जो सीट बदली गई है, वो उनका टिकट कटा है, वहां पर ये स्थिति देखने के लिए जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में इनके चिराग पासवान के पक्ष में वो सीट गई, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जनता दल यूनाइटेड का कोई बड़ा चेहरा नहीं गया और ना ही कोई बड़ी रैली हुई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब करीब आधा से ज्यादा विधानसभाओं में एक सुपर रैली की है, रवि किशन ने सुपर रैली की है, भाजपा के जितने स्टार प्रचारक रहे सभी लोगों ने सुपर रैली की। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस बार एक ऐसा डिजाइन रिप्रेजेंट किया गया जिसके अंतर्गत जेडीयू को पूरा फैला हुआ दिखाई दिया जाए और चिराग पासवान की ताकत को कम किया जाए। और ये कहीं ना कहीं से मतलब हो सकता है कि ये जो ऊंचे लेवल पे बैठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका थिंक हो, उनकी अपनी सोच हो, लेकिन चिराग पासवान को बिहार में छोटा करने की कोशिश की गई है। ये मैं भी इसको मानता हूँ। नहीं, मैं ये इस बात से तो मैं ही इत्तेफाक रखता कि बीजेपी ने ये कोशिश की होगी कि चिराग को लिमिटेड करे। मुझे लगता है ये जेडीयू के प्रबंधन के स्तर पर ही हुआ होगा, क्योंकि नुकसान जेडीयू को ज्यादा है और जितना ही देखिए चिराग पासवान का परफॉर्मेंस बेहतर होगा उतना ही बीजेपी को ताकत दिखाने में आसानी होगी। चिराग ऑलरेडी सेंटर में मिनिस्टर हैं, उनके पास 5 दिक्कत एमपी है। दिक्कत ये है कि सेंट्रल में मिनिस्टर वो किसके बल पे हैं? जनता दल यूनाइटेड के बल पे हैं। अगर आज जनता दल यूनाइटेड वहां पे पीछे होती है तो फिर सेंट्रल में मिनिस्टर रह कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं तो बात समझता हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश जेडीयू की तो हो सकती है, बीजेपी ये कोशिश क्यों करेगी कि चिराग को साइजेबल? बीजेपी करेगी नहीं, लेकिन बीजेपी के कानून हो में ये जा रहा चीज है, मतलब है, हो जा रहा है। उसकी हाँ, ये ये ठीक है चीज कि है। हो जा रहा है। हाँ, वो कैंडिडेट्स के नाते, सीटों के सिलेक्शन के नाते ये हो सकता है कि वो चीजें लिमिटेड रह जाए।